हेलो एवरीवन। आज मैं कविता कैमरे में बंद अपाहिज लेकर आपके समक्ष आई हूँ, जो कवि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है। और रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के बड़े संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 में हुआ था और इनकी पूरी शिक्षा लखनऊ में ही पूर्ण हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और अपने व्यवसाय या जीवन की शुरुआत में या यूं कहे कि जीवन की शुरुआत इन्होंने पत्रकारिता से की थी। प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में रहकर इन्होंने कार्य जीवन का आरंभ किया था। उसके बाद ये नवभारत टाइम्स में रहे, दिनमान में रहे, मतलब कई सारे न्यूज़पेपर्स आदि में पत्रकारिता का कार्य करते रहे और सन 1990 में दिल्ली में इनका निधन हो गया था। इनकी कुछ विशेष कविताएं हैं। अज्ञे द्वारा जी संपादित दूसरा सप्तक 1935 में प्रकाशित हुई और इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। आज की कविता बड़ी मार्मिक कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज। और ये कविता हमारे मीडिया पर बहुत करारी चोट करती है, कटाक्ष करती है, क्योंकि इसी तरह के बेतुके प्रश्न स्वयं को बहुत ही सबल मानते हुए, शक्तिशाली मानते हुए मीडिया कर्मी या जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं एक निर्बल व्यक्ति को अपने कैमरे के सामने अपने स्टूडियो में लाते हैं और फिर उससे कुछ ऐसे बेतुके सवाल पूछते हैं। सपोज कीजिए यहाँ जो वर्णन किया गया है वो दिव्यांग का है। चूंकि कविता में अपाहिज शब्द लिखा गया है, उसी का मुझे भावार्थ स्पष्ट करना है, इसलिए मैं उस शब्द का सॉरी बोलते हुए प्रयोग कर रही हूं। अपाहिज को लाकर पूछते हैं, आप क्यों अपाहिज हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? क्या तकलीफ होती है? तो इस तरह के प्रश्न पूछना मुझे नहीं लगता या आपको भी नहीं लगेगा कि ये प्रश्न पूछना उचित होता है। आगे बढ़ते हुए कविता की व्याख्या और उसके साथ साथ उसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तरों पर हम आज चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। काव्यांश का पहला अंश मैं पढ़ती हूं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, अर्थात स्टूडियो में। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा या देता है। ब्रैकेट्स में लिखा गया, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी जो भी जहां भी उसकी कमी दिखाई दे रही है उसको बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता है। जल्दी बता, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। वह बता नहीं पाएगा क्योंकि जो इतना भारी कष्ट झेल रहा हो व्यक्ति, वह अपने कष्ट को इतनी सरलता से, सुगमता से, निसंकोच भाव से कैसे लोगों से साझा कर सकता है। और उसको ये कहते हैं प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम हमारा सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण है। हम आपकी इस दुख को सार्वजनिक करना चाहते हैं लोगों से, यानी सहानुभूति का पात्र बना देते हैं। पर वास्तव में अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना और अपना व्यवसायीकरण बढ़ाना एकमात्र उद्देश्य होता है। कवि रघुवीर सहाय जी ने मीडिया कर्मियों की मानसिकता पर बहुत करारा चोट करते हुए उनका वर्णन किया है कि मीडिया के लोग स्वयं को कैसे समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं, शक्तिवान मानते हैं, और वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे में
अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाते हैं और उससे साक्षात्कार के नाम पर बेतुके प्रश्न पूछते हैं। क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने निरर्थक और बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाता, वे दे ही नहीं पाएगा, जिसके कारण से वह चुप रह जाता है। इसी बीच तो वह चुप रहता है, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि वह इसको अर्थात इस अपाहिज व्यक्ति को बड़ा बड़ा करके कैमरे में जूम करके दिखाए, स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? अपने दुख को आप जल्दी से बताइए। अपाहिज इन बेतुके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा लगते हैं कि जैसे इन प्रश्नों के द्वारा उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। इस काव्यांश में विशेष है मीडिया की मानसिकता पर करारी चोट की गई है या करारा व्यंग किया गया है, और ये तो आप बिल्कुल तय कर लीजिए दृश्य श्रव्य बिंब कविता में विद्यमान है। काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सरल और सहज है, कविता खड़ी बोली में लिखी गई है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द से क्या तात्पर्य है? दूरदर्शन पर हम बोलेंगे अर्थात शक्तिशाली लोग और मीडिया कर्मी जो साक्षात्कार लेने वाले हैं, यहां तात्पर्य उन लोगों से है। तथा अब हम किसी कमजोर व्यक्ति का साक्षात्कार लेंगे, यहां हम समाज का निरंकुश और ताकतवर मीडिया के लिए प्रयुक्त किया गया है। निरंकुश मैं इसलिए कहती हूं कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि वो जल्दी जल्दी बहुत 2-4 दिन में तो इतना ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि जाने कितना बड़ा कोई कांड हो गया है, हालांकि कुछ होते भी हैं, और फिर 4 दिन के बाद बिल्कुल ऐसे शांत हो जाते हैं कि जब उसकी वास्तविकता का कभी पता चलता है तो वो फिर उसके बारे में कोई उत्तर भी नहीं देते, कभी कोई प्रोग्राम नहीं दिखाते हैं। दूसरा ये है कि ये तय होना चाहिए कि किस कार्यक्रम के लिए, किस घटना के लिए कितना दिखाना है और कितना नहीं, इसीलिए इनको निरंकुश भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है और क्यों? अपाहिज से पूछे गए सभी प्रश्न बेतुके और निरर्थक होते हैं। ऐसे प्रश्न अपाहिज के अस्तित्व को झकझोर कर रख देते हैं तथा उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप इसी के कारण वह व्यक्ति चुप रह जाता है और इस प्रकार पूछने वाला यानी जो साक्षात्कार करता है अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि यदि वह जवाब दे देगा तो इनका वह सफल हो जाएगा, और यदि एक साथ दर्शक और वह व्यक्ति जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है दोनों एक साथ रोएंगे तो कार्यक्रम टीआरपी वाह वाह बहुत ऊंचा पहुंच जाएगा, चैनल वही चैनल रहेगा। इस काव्यांश पर आधारित अंतिम प्रश्न है, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है और क्यों? प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को अपंग की तस्वीर को बड़ा करके दिखाने का निर्देश देता है ताकि आम जनता की सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ हो जाए और उनका वह कार्यक्रम जिसको वो सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण बताते हैं लोकप्रिय हो सके। दूसरा काव्यांश है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है? हम
ये ब्रैकेट में लिखी गई हैं पंक्तियां हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, आप यह अवसर खो देंगे। ये पंक्ति भी ब्रैकेट में लिखी गई है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतजार करते हैं कि आप भी उसके साथ रो पड़े, उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं, परंतु यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश में कवि मीडिया के लोगों के एक अपाहिज व्यक्ति से इस तरह के बेतुके प्रश्न पूछे जाने का वर्णन कर रहे हैं। वे अपाहिज से यानी मीडिया कर्मी पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो आप ये गोल्डन चांस, सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका, अवसर कोई और नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा को समाज के सामने रख सके और समाज के लोगों की सहानुभूति ले सके, प्राप्त कर सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं, अर्थात दर्शक, क्योंकि दर्शक भावुक होते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। इन काव्य पंक्तियों में विशेष है, कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदनाओं का सशक्त वर्णन किया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग्य किया है। काव्य रचना में नाटकीयता तथा कटाक्ष है। सरल और भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की गई है। अनुप्रास और प्रश्न अलंकार विद्यमान है। मुक्तक छंद है। इस पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में पहला प्रश्न है, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है? कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की व्यावसायिकता वाली मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। वे अपाहिज के कष्ट को कम करने के विषय में तो सोचते भी नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। वे क्रूरता की सारी हदें पार कर जाते हैं, केवल और केवल अपने कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसायीकरण को बढ़ाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है? संचालक संकेत द्वारा अपाहिज को बताते हैं कि वह अपना दर्द इस प्रकार स्पष्ट करे, बताए जैसा वे चाहते हैं। यहां दर्द किसी का है और उसे अभिव्यक्ति करने का तरीका मीडिया के लोग या दूसरे लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं। किसी भी तरह उन्हें अपना कार्यक्रम केवल और केवल रोचक बनाना है। उनका उद्देश्य कुछ और नहीं होता और उसे इसीलिए वे उसे अभिव्यक्त करने का कि आप इस प्रकार से अपने दुख को बताइए, क्योंकि वो अपने उस सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाकर अपना व्यवसायीकरण बढ़ाते हैं। इन काव्य पंक्तियों पर आधारित अंतिम प्रश्न है, दर्शकों की मानसिकता क्या है? दर्शकों की मानसिकता है कि वे किसी की पीड़ा का चरम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। वे भी
संवेदनहीन हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी अपंग व्यक्ति के रोने का इंतजार मात्र रहता है। वो रोए तो वो भी थोड़ा भावुक हो जाते हैं। सब नहीं हो पाते, इसीलिए यहां दर्शकों को भी संवेदनहीन बताया गया है। और इस कविता का अंतिम काव्यांश है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। ब्रैकेट में लिखी गई पंक्तियां, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों, ब्रैकेट में लिखी गई पंक्ति, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम, और बस थोड़ी ही कसर रह गई पंक्ति ब्रैकेट में लिखी गई है, धन्यवाद। ये काव्यांश की अंतिम पंक्तियां हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा बड़ा करके पर्दे पर दिखलाते हैं, और वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ नए बोल पाने की तड़प को भी बड़ा करके दिखलाते हैं। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने का प्रयास करते हैं। वे यह भी कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे, वह अर्थात अपाहिज व्यक्ति रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए भी कहते हैं। वे दर्शकों और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने का प्रयास करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रो पाए हैं, यानी अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, नहीं कर पाया तो नहीं सही। पर्दे पर समय बहुत महंगा होता है, यानी एक एक क्षण की कीमत होती है। ये वाक्य उनकी मानसिकता को दर्शाता है, व्यवसायीकरण की मानसिकता को स्पष्ट करता है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी कार्यक्रम, जितने भी कर्मी होते हैं, वो मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए। फिर भी यह कार्यक्रम आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस काव्यांश में विशेष है, अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया और दर्शकों की संवेदनहीनता को प्रकट किया गया है, दर्शाया गया है, वर्णित किया गया है। मुक्त छंद है, उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग किया गया है। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है, व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है। इस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाना चाहता है? कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर करके इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि वह लोगों को उसके कष्ट के बारे में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहता है। इससे जहां एक तरफ कार्यक्रम प्रभावी बनेगा, वहीं दूसरी तरफ संचालक का वास्तविक उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा, कार्यक्रम की टीआरपी, चैनल की टीआरपी बढ़ाना। दूसरा प्रश्न है, एक और कोशिश, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? एक और कोशिश कैमरामैन और कार्यक्रम संचालक कर रहे हैं ताकि वो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति रो पड़े, क्योंकि वह रोएगा तो दर्शक उसके साथ रो पड़ेंगे। वे अपाहिज को की रोती हुई मुद्रा दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। इस प्रकार वे अपाहिज से
मनमाना व्यवहार करवाना चाहते हैं जिसमें वे अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। अंतिम प्रश्न है, संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा हुआ है? संचालक कार्यक्रम खत्म होने पर मुस्कुराता है। उसे अपने कार्यक्रम के सफल होने की खुशी है। उसे अपाहिज की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। इस मुस्कुराहट के पीछे उसकी संवेदनहीनता की मानसिकता छिपी होती है। इसमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति नहीं, बल्कि अपने व्यापार की सफलता निहित होती है। इसके बाद आते हैं काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर। काव्यांश में पढ़ती हूं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं से शुरू होकर जल्दी बताइए और वह दुख नहीं बता पाएगा। काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहले भाव सौंदर्य स्पष्ट करती हूं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने मीडिया की हृदयहीन कार्यशैली पर व्यंग किया है। संचालक अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए अपाहिज से ऊट पटांग ऊल जलूल सवाल पूछता है, निरर्थक सवाल पूछता है। साथ ही उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके दुख को और कुरेदना चाहते हैं। यदि किसी जख्म पर हाथ भी लगाया जाए तो वो बहुत पीड़ा पहुंचाता है। ठीक ऐसे ही मीडिया कर्मी अपने प्रश्नों के द्वारा उसके दुख को बढ़ाते हैं, परंतु अपाहिज चुप रहता है। वह अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता, इसी कारण से वह चुप रह जाता है। दूसरा प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न शैली में कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता को प्रकट किया गया है। नाटकीयता है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और कोष्ठकों में उन वाक्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ वाक्यों का प्रयोग किया गया है। तीसरा और अंतिम प्रश्न एक और पूछ लेती हूं। अलंकार बताइए। दुख देता आपका अपाहिजपन में अनुप्रास अलंकार है। बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न अलंकार के प्रयोग से काव्यांश प्रभावशाली बन गया है। दूसरा पैराग्राफ, दूसरा काव्यांश है, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे से शुरू होकर हम दोनों को एक संग रुलाने हैं। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, काव्यांश का बिंब विधान स्पष्ट कीजिए। पहला भाव सौंदर्य स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में मीडिया की संवेदनहीनता को वर्णन किया गया है, दर्शाया गया है। वे अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए दूसरे की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर दर्शकों को दिखाते हैं, बताते हैं। उन्हें किसी के कष्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं होता। वे केवल एक ही प्रयास करते हैं कि दर्शकों में भी करुणा का भाव जागृत हो, और यदि दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उनके कार्यक्रम का व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हो जाएगा, जबकि कहते हुए उसे सामाजिक उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर में दृश्य बिंब है। लाक्षणिकता और व्यंजना शब्द शक्तियों का चमत्कारी रूप यहां देखने को मिलता है। कम शब्दों में अधिक बात कही गई है। पर्दे पर तथा बहुत बड़ी में अनुप्रास अलंकार है। नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की गई है। मुक्त छंद है। कोष्ठक का प्रयोग भावों को और अधिक प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने के लिए किया गया है। और अंतिम था बिंब विधान। काव्यांश को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कवि ने दृश्य बिंबों का विधान प्रयोग करके दिखाया है। फूली हुई आंख को बड़ी तस्वीर करके दिखाना और उसके होठों की या होठों पर एक कसमसाहट भी, इनके माध्यम से दृश्य बिंब यहाँ स्पष्ट किया गया है। और आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसी कविता के अभ्यास प्रश्न उत्तर तथा कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के साथ आपके समक्ष आऊंगी मैं।